हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं रेलवे, एयरवे, वाटरवे, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें हमारा रेलवे वाला पार्ट चल रहा था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पहला लेक्चर किया, जिसमें हमने काफ़ी कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। बेसिक हमारी क्लास हुई थी और 2-4 कंपोनेंट बच गया था। मैंने पूछा अगली क्लास में कवर करा दूंगा। और आज हम जियोमेट्रिक डिजाइन पे भी बढ़ेंगे। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा कंपोनेंट बैलास्ट सबग्रेड। ठीक, अब बैलास्ट सबग्रेड क्या होता है? जो आपके यहाँ स्लीपर के नीचे जो प्रोवाइड किए जाते हैं आपके बैलास्ट जैसे ग्रेवल हो गए, सैंड के बैलास्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं कहीं एसएस प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं कहीं ब्लास्ट फर्नेस प्रोवाइड किए जाते हैं, कहीं कहीं ब्रोकन ब्रिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारे आपके बैलास्ट सबग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, चलो हमने ये कंपोनेंट पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लो। देखो, जो एकदम एकदम स्लीपर के नीचे प्रोवाइड किया जाता है इसे बोला जाता है बॉक्सिंग। ठीक, उसके बाद सबसे उसके नीचे कुछ ठोस में प्रोवाइड किया जाता है, इसे बोला जाता है पैकिंग। ठीक, मतलब यही सारा बैलास्ट के, लेकिन अलग अलग, यहाँ बड़े साइज के होंगे, यहाँ उससे कुछ छोटे साइज के होंगे। और यहाँ किनारों पे प्रोवाइड किया जाता है, इसे बोला जाता है बैलास्ट सेस। अब ये क्या काम होता है यहाँ मैंने लिखा है। ठीक, और यहाँ पर जो यहाँ देखो ये सब प्रोवाइड किया जाता है, इसके बीच में इसे बोला जाता है बैलास्ट ग्रिप। ठीक, और ये आपका नीचे जो इम्पैरेबल होता है, जिसमें पानी जा ही नहीं सकता, उसे सब बैलास्ट बोला जाता है। ठीक, ये ड्रेनेज के ये जो पैकिंग प्रोवाइड किया जाता है, ये ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, इसे मैंने पूरा नाम दिया था बैलास्ट क्वेश्चन। बैलास्ट क्वेश्चन मतलब आपका ये पूरा वाला पार्ट हो जाता है। ठीक, देखो अब बॉक्सिंग क्या होता है? ये ऐसा लेयर होता है ग्रेवल का जो स्लीपर के नीचे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब मैंने बोला ना, यहाँ देखो मैंने फिगर में अच्छे दिखाया है। उसका मेनली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऊपर से जितना आपका पानी है वो यहाँ से आपका ड्रेनेज कर दे, बाहर निकल, ऐसा ना सॉइल में ट्रांसफर ना करे। ठीक, तो मेनली इसका काम होता है ड्रेनेज का। ठीक, सेकेंड आपका होता है बी पार्ट, यहाँ पैकिंग मैंने लिखा। ये ऐसी लेयर होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक, ये काफी मतलब कंपैक्ट करके लगाया जाता है। उसके बाद अगला आपका आता है बैलास्ट सेस। ये लेटरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे किनारे पे आप देखेंगे, ये आपके रेल्स है। यहाँ साइड्स में आपने देखा होगा, आप सबने रेलवे देखा होगा, तो वहां पर ऐसे साइड्स में भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो लेटरल स्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो सबका काम होता है अपना। ऐसे देखो सब बैलास्ट क्या होते हैं, वो नीचे वाला पार्ट जो इम्पेरेबिलिटी के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो आपका सब बैलास्ट होता है। ऐसे बैलास्ट क्रिप ये बीच में जो प्रोवाइड किया जाता है ये हेल्प करता है मेनली गेज को एक मेंटेनेंस के लिए। ठीक, उसके बाद अब एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या काम होता है बैलास्ट का। ये तो सबका मतलब पूरा कंपोनेंट देख लिया। अब देखते हैं बैलास्ट हमारा क्या होता है और क्या इसका फंक्शन होता है। अगर ज्यादा नंबर में लिखने का आ गया 7 नंबर में, तो कैसे लिखेंगे? देखो अब बैलास्ट क्या होता है? इट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन या ग्रेवल या मूरम या एनी अदर ग्रेटी मटेरियल पैक्ड बिलो एट द अराउंड ऑफ स्लीपर। ठीक, नीचे स्लीपर के और उसके अराउंड प्लेस किया जाता है, जिससे क्या लोड आपका जो स्लीपर पे आए उससे ट्रांसमिट कर दे नीचे। ये आपका बैलास्ट का काम होता है। ठीक, समझ में आया ना? उसके बाद अब देखो फंक्शन वही सारे लिखे कि लोड यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, स्लीपर को होल्ड करने के लिए। थर्ड आपका प्रोवाइड इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, मैंने बताया है, स्टील में भी पढ़ाया है कि अगर कोई मेंबर लोड ले रहा है तो उसमें इलास्टिसिटी होना चाहिए। जितना वो लोड इलास्टिक रहेगा उतना ही वो लोड कैरी कर पाएगा। ठीक, तो इलास्टिसिटी रहे इसके लिए। एंड रेजिलेंस आपने पढ़ा होगा ना कि कोई मेंबर जब इलास्टिक होकर जितना लोड ग्रहण करती है, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब करती है, वही रेजिलेंस कहलाता है। आप लोग सोम में पढ़े होंगे रेजिलेंस का डिफिनेशन। ठीक, तो इलास्टिसिटी एंड रेजिलेंस के लिए। चौथा है प्रोवाइड करता है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, हमने देखा ड्रेनेज के लिए भी। प्रिवेंट करता है लेटरल, लॉन्गिट्यूडल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक आपका ऐसे मूवमेंट ना हो, स्टेबल है, लेटरली, लॉन्गिट्यूडली, वर्टिकली, इन सभी के मूवमेंट होने से बचाता है। ठीक, छठा क्या काम होता है? प्रोवाइड सुपर एलिवेशन टू द ओवरऑल रेल ऑन द कर्व। ठीक, कर्व पे मतलब अगर हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो उसमें भी ये मदद करता है। ठीक, तो ये सारे फंक्शन होते हैं बैलास्ट के, एकदम सिंपल है ना? अब रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? आपका जो बैलास्ट आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? वो आपका टफ और हार्ड होना चाहिए, नॉन पोरस होना चाहिए, नॉन वाटर एब्जॉर्ब। ऐसा नहीं कि पानी वर्षा तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, एब्जॉर्बेशन बहुत कम है। अब यहाँ देखो टेस्ट के लिए बोला है कितना रहना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल हो। ठीक, तो उसके लिए सब आप लोगों ने कंक्रीट में टेस्ट भी किया होगा। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, इलोंगेटेड टेस्ट फ्लैक्यूलेंस टेस्ट, ग्रेविटी टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, सबके लिए वैल्यू दी गई है। 30% होना चाहिए, 20%, 50%, 2.65 और वाटर एब्जॉर्प्शन 1% तक होना चाहिए। ठीक, तो ये सारे रिक्वायरमेंट है आपके बैलास्ट के लिए।
ठीक, चलो अगला पॉइंट आता है कि कितने डेप्थ तक आपको बैलास्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करें कि आपका लाइव लोड, डेड लोड कितना आ रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी कैसी है स्लीपर की, और वहां स्पेसिंग आपने जो स्लीपर प्रोवाइड किया उसमें बीच में स्पेसिंग कितनी दी। ये तीनों कंडीशन पे आपका डेप्थ डिपेंड करता है। डेप्थ के लिए देखो अभी फॉर्मूला भी है, यहाँ आगे पढ़ेंगे, तो ये अभी डेप्थ निकाल भी सकते हो। वैसे हमारे इंडियन रेलवे ने बताया भी है कितना लेना है। देखो अगर साइज कितना लेना है बैलास्ट की, इसका देखो लिखा है 50 mm साइज, मतलब साइज कितना बड़े बड़े आपको बैलास्ट यूज करना है। तो 50 mm साइज के बैलास्ट हैड बीन अडॉप्टेड यूनिवर्सली फॉर ऑल स्लीपर। सभी प्रकार के स्लीपर के लिए हम मेनली कितना 50 mm साइज की बैलास्ट यूज करते हैं। अगर लेकिन पॉइंट और क्रॉसिंग पे है, जहां मतलब आपका चेंज हो रहा है या क्रॉसिंग है, वहां पर 25 mm का हम साइज का यूज करते हैं। क्यों? उससे कंपैक्शन ज्यादा होगा, कंपैक्शन ज्यादा होगा तो वहां की स्ट्रेंथ काफी अच्छी होगी, इसलिए। ठीक, चलो अगला देखो नोट पॉइंट लिखा है कि द मिनिमम क्लीन बैलास्ट बिलो द बॉटम ऑफ द स्लीपर इज 250 mm। अब मतलब बोला कितनी डेप्थ के लिए, ये हमारे इंडियन रेलवे ने बता दिया कि अगर क्लीन स्टोन बैलास्ट है, बैलास्ट क्वेश्चन के लिए हम वहाँ 250 mm तक डेप्थ तक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर जहां पर फॉर रूट वेयर स्पीड ज्यादा हमें चाहिए, जैसे 130 किलोमीटर तक इतना स्पीड चाहिए, तो वहां पर हम 350 mm मतलब कितना 35 सेंटीमीटर तक का डेप्थ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक, किसका? बैलास्ट का। अलॉन्ग 200 mm आपका मतलब बैलास्ट रहे और 150 mm सब बैलास्ट, मतलब इसी को पार्ट में, मतलब 200 mm आपका ऊपर वाला और सब बैलास्ट 150 mm, इन दोनों को लेकर आपको 350 में इतना प्रोवाइड करना है अगर आपको हाई स्पीड चाहिए तब। ठीक, तो इस तरह अगर हाई स्पीड चाहिए तो इतना mm, अगर वैसे सिंपल आपका रहे तो 250 mm डेप्थ चाहिए। अभी कैलकुलेशन के लिए देखो फॉर्मूला है, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक, चलो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीपर कितने साइज, अगर आपका वुडन स्लीपर है तो वहां 5.1 सेंटीमीटर साइज का बैलास्ट, मतलब कितने कितने बड़े 5 इतना, और स्टील स्लीपर है तो इतने साइज तक का, अगर कंक्रीट स्लीपर है तो 4.5 सेंटीमीटर इतने साइज का, मतलब स्लीपर के अकॉर्डिंग भी हम बैलास्ट की साइज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने डेप्थ और साइज देख लिया। ठीक, ऐसे यहाँ भी लिखा है कि मिनिमम डेप्थ ब्रॉड गेज के लिए हमें कितना 250 mm तक का आपको डेप्थ लेके चलना है, और मीटर गेज है तो वहां पर 200 mm तक का डेप्थ हमें लेके चलना है। ठीक, ये टाइप ऑफ बैलास्ट के लिखा है कि ब्रोकन बैलास्ट, सैंड और ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग, मूरम, वही सब लिखा है कि एक समझा दे रहा हूँ, सब समझ जाओगे, ये कोई थ्योरी है। अवेलेबल फॉर जो ब्रोकन स्टोन होते हैं वो क्रशर से हमें मिल जाते हैं। मोस्टली ये इंडियन रेलवे में हमें यूज होता है। ये ड्रेनेज प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, इकोनॉमिकल होता है इन लॉन्ग रन के लिए, सुटेबल फॉर हाई स्पीड ट्रैक के लिए हम ब्रोकन स्टोन, ज्यादातर आपने स्टोन ही देखोगे। ये सैंड और ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग और मूरम हो गया, ये बहुत रेयरली आप सबने देखा होगा, जैसे कोल, एस और मूरम, ये सब मतलब उतना ज्यादा आप लोग नहीं, ज्यादातर आप यही ब्रोकन स्टोन आपने देखा होगा। ये कहीं कहीं पर यूज होते हैं, जहां पर ज्यादा देखो सैंड का यूज कहां पर करेंगे, जहां पर कास्ट आयरन पोर्ट स्लीपर, इस टाइप के स्लीपर का यूज होगा, वहां पर सैंड का बैलास्ट यूज करते हैं। ऐसे ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग के लिए वेस्ट मटेरियल कमिंग फ्रॉम, ये लिखा है कहाँ से आता है। ठीक, तो ये सारे देख लेना, यहाँ से टाइप ऑफ बैलास्ट कहाँ पर यूज करते हैं, ये सिंपल थ्योरी। अब देखो मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट, मतलब कितना डेप्थ प्रोवाइड करना है बैलास्ट की, इसका एक फॉर्मूला भी आता है। कैसे? ये देखो साइड व्यू दिया गया है आपका रेलवे ट्रैक का, ऐसे साइड व्यू दिया गया है। ठीक, ऐसे साइड से मैंने बनाया है। अब मान लो इस पे रेलवे स्लीपर पे ऐसे जब लोड आएगा तो यहाँ से ऐसे कुछ ये लोड डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे सेम इस पे जब लोड आया तो ये भी ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, मैं पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ। ओके, चलो अब मान लो इसकी विड्थ W है, W विड्थ की आपकी ये स्लीपर थी और ये W विड्थ की स्लीपर है। ठीक, दोनों W। अब इसके सेंटर से लेकर यहां से सेंटर तक के बीच की दूरी हम क्या बोलते थे, स्पेसिंग, जिसे मैंने S से दिखा दिया। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, इसके सेंटर से सेंटर तक मैं चाहूं तो कितना होगा, S माइनस डब्ल्यू। कैसे? इसके सेंटर से यहाँ W/2 इसको जब घटाओगे तो मतलब जोड़ोगे W/2 W आ जाएगा, तो यहाँ से S माइनस डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो हम देखते हैं जहां से ये दोनों लोड आपस में से कट करते हैं तो ये वाली डेप्थ, जो ये वाली डेप्थ निकल के आती, वही हम मिनिमम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जिसे बोलता है डी मिनिमम। यही मिनिमम डेप्थ हमें इतना प्रोवाइड, मिनिमम से मिनिमम इतना हमें प्रोवाइड करना है। अब इसे कैसे निकाल सकते हो, ये पूरा आप ट्रायंगल उठा लाओ, ये देखो यहां से पूरा ट्रायंगल उठा के लाऊं तो ये वाला जो एंगल बनता है 45 डिग्री का बनता है, और यहाँ देखो 90 डिग्री आप लोग को दिख ही रहा है।
ठीक। अब इसका आधा करोगे तो ये s माइनस डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, आधा हो गया। और ये डेप्थ को हमने बोल दिया डी मिनिमम, इतना ही हमें प्रोवाइड करना है, तो यही ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ tan 45 में लगा दूं तो tan 45 क्या होता है, tan बरा यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये डी मिनिमम हो गया, आधार ये हो गया। और यहाँ से tan 45 का मान हमारा 1 होता है, 1 को यहीं रहने दो, इसको इधर भेजोगे तो यहाँ डी मिनिमम का फॉर्मूला आ गया। ठीक, सिंपल है, लगा लो। अब यहाँ से हम मिनिमम डेप्थ निकाल लेंगे, कितना प्रोवाइड करना है। एस हमारा सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर, और डब्ल्यू क्या होता है, विड्थ ऑफ स्लीपर। ठीक, तो इस बस दो टर्म आपको मालूम है, उसकी सहायता से आप मिनिमम डेप्थ निकाल लोगे। ठीक, बहुत सिंपल है। चलो अब अगला सबग्रेड। सबग्रेड बता दिया था पहले भी कि नेचुरली अकरिंग सॉइल, जो नीचे हमारी सॉइल रहती है उसके, ये स्मूथ और यूनिफॉर्म बेड होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ड्रेनेज को, बियर करते हैं लोड और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, नीचे ट्रांसफर करने का काम यही सबग्रेड का होता है। ठीक, तो सिंपल था। चलो अब लास्ट टर्म पढ़ते हैं, रेलवे फास्टनिंग एंड फिक्सर्स। अब ये क्या होता है, जो आप रेलवे ट्रैक को जोड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम इसी फास्टनिंग और फिक्सर का काम होता है। जैसे देखो यही लिखा है क्या, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फास्टनिंग एंड फिटिंग इन द रेलवे टू होल्ड द रेल्स इन दियर पोजीशन टू इंश्योर स्मूथिंग रनिंग टू ट्रेन। ठीक, तो एक रेल को दूसरे रेल से स्मूथली जोड़ने के लिए और इस पे अच्छी तरह से चल जाए तो फास्टनिंग और फिक्सर का काम होता है। अब बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से, देखो अगर रेल टू रेल, एक रेल से दूसरे रेल में कनेक्ट करना है तो वहां पर हम फिश प्लेट, बोल्ट और नट का यूज करते हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, बस यहाँ नाम जान लो। अगर रेल को वुडन स्लीपर से कनेक्ट करना है तो वहां पर डॉग स्पाइक्स, फैंस फ्लोट, स्क्रू स्पाइक, बियरिंग प्लेट, राउंड स्पाइक, इन सभी का यूज करना होता है। अगर रेल को कास्ट आयरन स्लीपर से जोड़ना है तो वहां पर टाई बोल्ट, क्वार्टर्स, टू वे की, इन सभी का यूज होता है। ठीक, और कंक्रीट, स्टील और वुडन स्लीपर, इन सभी को जोड़ना होता है तो पैनल ड्रॉ, क्रिप और रबर पैड्स, इन सभी का यूज होता है। सबका सब इमेज सर्च करोगे सब आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ काम लिख दिया हूँ, यहाँ देख लेना। ठीक, क्या फिश प्लेट क्या होता है, रेल टू रेल ज्वाइन करने का काम होता है। यहाँ साइज लिखी है उसकी, सबका इमेज मैंने पहले भी दिखाई दिया था। स्पाइक्स, अब देखो एक दो इमेज मैं दिखा दूं, देखो ये सारे इमेजेस है। देखो यहाँ पर पहला जो मैंने बताया, ओहो इतना फास्ट का, ये देखो ये पहला मैंने बताया क्या, फिश प्लेट, इसको फिश प्लेट बोला जाता है, मैंने पहले दिखा दिया था। ठीक, उसके बाद स्पाइक्स दिखाए थे मैंने काफी ज्यादा, और यहाँ देख लो दो चार हैं, इसको इसी वक्त खत्म कर दूं। ये देखो ये स्पाइक्स होते हैं, रेल स्पाइक्स विद बेस प्लेट, इसको बेस प्लेट बोला जाता है। ये स्पाइक, अब ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपके डॉग स्पाइक होते हैं जो वुडन स्लीपर में यूज किया जाता है, स्क्रू स्पाइक होते हैं, ऐसे राउंड स्पाइक होते हैं, ये जो ऐसे बोल्ट आप जो बोलते हैं मेनली भाषा में, तो इसको स्पाइक बोला जाता है। ये डॉग स्पाइक, आपके स्क्रू स्पाइक, राउंड स्पाइक, ये सब होता है। ठीक, ऐसे फैंज बोल्ट, फैंज बोल्ट क्या होता है, देखो जो बोल्ट आपके ऐसे लगे होते हैं, या देखो सब प्रकार के स्पाइक दिखाए हैं, डॉग स्पाइक, स्क्रू स्पाइक, ठीक, ये सारे हैं। और आपके फैंस बोल्ट दिखा दूं आपको, ये कहाँ गया, इसमें होगा जरूर, देखो ये ऐसे जो कनेक्ट होता है ना, इसको फैंस बोल्ट बोला जाता है, यहाँ नहीं है, सब आप सर्च करोगे ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे एक एक इमेज आप सर्च करके देखोगे वही सब लिखा है उसमें पॉइंट, फैंस बोल्ट, ओहो लिखा नहीं से, देखो ये वाला होता है, आ गया वैसे, ये वाला आपको दिख रहा है, ये आपका इसको कहते हैं फैंस बोल्ट। ठीक, ये सारे काम होता है। ऐसे बियरिंग प्लेट होता है। चेयर आपको पहले भी दिखा दिया, चेयर देखो, चेयर कुछ इस तरह होता है, चेयर, इसको चेयर बोला जाता है, आप सबने देखा होगा जरूर। ये देखो ये आपका चेयर कहलाता है, इस पे आपका रेल टिके होते हैं, ये सबने देखा होगा। ये सारी इमेज आप सर्च करोगे ये सारे आ जाएंगे, पढ़ लेना खुद से। ठीक, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक, चलो तो सारा फास्टनिंग पढ़ लेना ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, स्टेशंस ऑन रेलवे ट्रैक। अब इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। अब यहाँ हमने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए ना। अब जब सारे कंपोनेंट है, हम इनको मतलब जो सारे कंपोनेंट है इनका मेनली काम क्या होता है, इस पे रेलगाड़ी दौड़े तो सभी अच्छे से काम करे, तो इस पे कुछ स्टेशंस आएगा। इसका एनालिसिस जो हम करते हैं वो करते हैं बाय द थ्योरी ऑफ इलास्टिक एनालिसिस, और ये सभी रिप्रेजेंट किया जाता है एक मॉडुलस से, जिसे बोला जाता है ट्रैक मॉडुलस। ऐसे नहीं समझ में आया, देखो मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। देखो ये सारे कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, यहाँ पर देखो हमने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए, रेलवे, स्लीपर, फास्टनिंग, आपके बैलास्ट कुशन, ये सारी चीजें पढ़ी ना। अब ये सारी चीजें पढ़ी, अब इन सारी चीजों को हम स्टडी करने के लिए कि अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, तो इन सभी को देखने के लिए एक थ्योरी आती है जिसे थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। देखो लिखा है,
एज रेलवे ट्रैक इज नॉट एम्बेडेड इन द ग्राउंड एट रेस्ट ओवर द ग्राउंड सरफेस। ठीक, मतलब कह रहा है जो रेलवे ट्रैक आपने बिछाया ये ग्राउंड के अंदर थोड़ी, ये ऊपर आपका ग्राउंड सरफेस पे रेस्ट करता है। और इसकी जो एनालिसिस की जाती है, पूरा आपने चीज सब फिक्स कर दी तो इसका एनालिसिस किया जाता है बाय द इलास्टिक थ्योरी। ठीक, जब सब सारी चीजें लगा दी तो इसका जब हम मतलब लोड, अब जब ये रेल जा रहा है तो इसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये कहलाता है थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। ये थ्योरी इलास्टिसिटी जो रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रैक मॉडुलस से। ठीक, जो मतलब आप थ्योरी ऑफ एनालिसिस ये पूरा कर रहे हो, इसको हम ट्रैक मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रैक मॉडुलस मतलब क्या होता है कि आपकी जो ऊपर से रेल आ रहा है वो पर मीटर लेंथ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका मतलब ये रेलवे है, अब इस पे जब आपकी रेलगाड़ी से जा रही है तो पर मीटर लेंथ पे, मान लो ये 1 मीटर लेंथ है, इस पे कितना लोड लगा के ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वही कहलाता है ट्रैक मॉडुलस। देखो लिखा है ट्रैक मॉडुलस इज डिफाइंड एज ए लोड पर यूनिट लेंथ। ठीक, मतलब लोड लग रहा है पर यूनिट लेंथ पे तो उससे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, वही आपका ट्रैक मॉडुलस कहलाता है। देखो ट्रैक मॉडुलस का डिफिनेशन फॉर्मूला ये हो गया, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू पी बाई एल इंटू 1/डेल्टा। म्यू क्या है ट्रैक मॉडुलस, पी क्या है लोड, और एल क्या है यूनिट लेंथ इंटू 1/डेल्टा, मतलब डेल्टा क्या यूनिट डिफॉर्मेशन। ठीक, तो यहां से आप फॉर्मूला देख सकते हैं। और ये ट्रैक मॉडुलस से सभी चीज, आपने रेल लगाया, स्लीपर लगाया, आपकी डेंसिटी ऑफ स्लीपर कैसी है, बैलास्ट कैसा, सब बैलास्ट कैसा, इन सभी चीजों पे आपका ट्रैक मॉडुलस डिपेंड करता है। यहाँ देखो लिखा है कि ट्रैक मॉडुलस अगर आपको अच्छा करना है, बड़ा जितना ज्यादा ट्रैक मॉडुलस होगा उतना मतलब अच्छा खासा आपने मतलब अच्छे खासा काम किया है। तो मतलब वहाँ कंक्रीट स्लीपर यूज हुआ है, या स्पेसिंग जो था वो कम स्पेसिंग पे मतलब अच्छा खासा ज्यादा स्लीपर लगाए हैं, डेप्थ ऑफ बैलास्ट अच्छा था, सॉइल स्टेबलाइजेशन अच्छे से था, फास्टनर इलास्टिक नेचर के थे, तो आपका ट्रैक मॉडुलस अच्छा खासा आएगा। ठीक, क्लियर है ना। चलो ये आपका ट्रैक मॉडुलस होता है। अब अगला पढ़ते हैं क्रीप ऑफ रेल। अब क्रीप ऑफ रेल क्या होता है, जैसे आप जब दो रेल को ज्वाइन करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बीच में गैप छोड़ा होता है, देखा है कभी नोटिस करना, ऐसे बीच में गैप, मैंने काफी इमेजेस दिखाए तो मैंने दिखाया था ऐसे बीच में गैप छोड़ा होता है। तो कभी कभी क्या होता है इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है और ये गैप ऐसे कभी कभी बंद हो जाता है, तो इससे फेलियर आने लगता है। फेलियर काफी पढ़ा था हमने। और कभी कभी क्या होता है ये ट्रैक मतलब क्रीप की वजह से ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ भी जाती है। ठीक, तो वो आपका कहलाता है क्रीप इन रेल। देखो लिखा है डिफिनेशन, इन द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर। स्लीपर के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है, वही आपका क्रीप कहलाता है। इट इज कॉमन टू ऑल रेल ट्रैक विच इज वेरी फ्रॉम फ्यू mm टू सेंटीमीटर। मतलब ये कॉमन होता है, ऐसा होता ही नहीं ये पाया नहीं, ये कुछ mm से लेकर सेंटीमीटर तक हमेशा हो जाएगा। ठीक, तो क्रीप क्या इंडिकेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ जॉइंट। मैंने पहले इससे बताया ना, ये ओपनिंग या तो क्लोज हो जाएगा या तो काफी ऐसे ओपन हो जाएगा, वही आपका क्रीप कहलाएगा। ठीक, चलो क्रीप को एनालिसिस करने के लिए 3 थ्योरी आई, क्या वेव एक्शन थ्योरी, परकशन थ्योरी, ड्रैग थ्योरी। बहुत सिंपल है 3 थ्योरी। देखो वेव एक्शन थ्योरी क्या है, देखो पहला वेव एक्शन थ्योरी, यहाँ आपको इमेज दिख रहा है, चलो अभी दिखेगा, ये देखो आपको इमेज दिख रहा है, मैं जूम कर दूं इसको तब और अच्छे से दिखेगा। ये अब आपको दिख रहा होगा, आपने ऐसे रेल ट्रैक देखे होंगे दो, तो क्या होता है समय के साथ पहले तो आपका ये नया नया रहेगा तो ऐसे प्लेन रहेगा, लेकिन समय के साथ चलते चलते इसमें क्या होता है हल्का सा, ये तो काफी माइक्रो स्केल पे मैंने काफी समझो इसे जूम कर दिया, तो ऐसे डिप्रेशन आ जाता है, आ जाएगा ना ऐसे, मतलब हल्का हल्का डिप्रेशन आ जाता है। तो इससे क्या होता है जब आपके ये रेल ऐसे चलते हैं तो इस पे ऐसे इसी डिप्रेशन की वजह से आपका एक वेव फॉर्म करती है, ऐसे फॉर्म करेगी ना, तो इन्हीं वेव की वजह से ये आगे बढ़ती जाती है, तो यही आपका कहलाता है वेव एक्शन थ्योरी। ठीक, सेम ऐसे सेकंड आपका परकशन थ्योरी, मैं इमेज से समझा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लेना सब लोग, थ्योरी वही लिखा है सब। अब परकशन थ्योरी क्या होता है, जब आपका वो रेल की पहिए जो होती है ये आपकी ज्वाइंट पे आती है ना, तो कुछ इम्पैक्ट ऐसे फोर्स लगाती है, ज्वाइंट पे आएंगे ना तो ऐसे फोर्स लगाएंगे, तो इस पे मान लो ऐसे आर रिजल्टेंट फोर्स लगाए तो हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में कुछ ऐसे फोर्स तो लगाएंगे, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो आपका परकशन थ्योरी ने दिया। ठीक, सेम ऐसे थर्ड ड्रैग थ्योरी। ड्रैग थ्योरी में देखो दो प्रकार के थ्रस्ट आते हैं, एक बैकवर्ड थ्रस्ट, एक फॉरवर्ड थ्रस्ट। तो जो ज्यादा थ्रस्ट आएगा उसी डायरेक्शन में आपका क्रीप आ जाएगा। अब ये बैकवर्ड थ्रस्ट क्या होता है, फॉरवर्ड थ्रस्ट क्या होता है, देखो आपका जब ये मतलब पूरा रेलगाड़ी है ना, जब ये मूव करेगी आगे जो आपका लोकोमोटिव होता है जहां पर इंजन होता है, जब ये स्टार्ट होता है तो ऐसे पीछे की तरफ बैकवर्ड थ्रस्ट लगाएगी ना, ऐसे जब चालू हुआ तो पीछे की तरफ बैकवर्ड थ्रस्ट लगाएगा जिससे आगे बढ़ेगी ये। तो जब ये रेल्स आगे बढ़ती है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट लगाती है।
लगाएगी ना। समझो, ऐसे फील करो जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे इमेजिन करना। जब ये रेलगाड़ी कैसे भागेगी, जब ये स्टार्ट होगी तब बैकवर्ड की डायरेक्शन में ऐसे थ्रस्ट लगाएगी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से आपका क्या, ये रेलगाड़ी मूव करना चालू करती है। तो ये जब चालू करती है तो आगे की तरफ फॉरवर्ड थ्रस्ट लगता है ना। तो जिसकी वैल्यू देखो, बैकवर्ड थ्रस्ट में यही द ड्राइविंग व्हील ऑफ द लोकोमोटिव क्रिएट अ बैकवर्ड थ्रस्ट, वही लिखा ना, जो लोकोमोटिव होती है वो बैकवर्ड थ्रस्ट करती है, जिससे आपका मूवमेंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद फॉरवर्ड थ्रस्ट क्या होता है, द आउटर व्हील ऑफ द लोकोमोटिव ट्रेनिंग वैगन्स क्रिएट अ फॉरवर्ड थ्रस्ट ऑन द रेल। मतलब वही लिखा है कि जब आपका जो लोकोमोटिव आपका बैकवर्ड थ्रस्ट क्रिएट करता है, जब मूव करता है तो वहां से फॉरवर्ड थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो जो इनमें में से जो फॉरवर्ड थ्रस्ट और बैकवर्ड थ्रस्ट में सबसे ज्यादा आपका इंपैक्ट आता है फॉरवर्ड थ्रस्ट का। तो जो फॉरवर्ड थ्रस्ट है उसी की वजह से आपका क्रीप होने लगता है। ठीक, तो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ क्रीप इज डिटरमाइंड बाय द विच एवर थ्रस्ट इज हाइयर। ठीक, तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिस डायरेक्शन में आपको हाइयर आपका थ्रस्ट देखने को मिलेगा उसी डायरेक्शन में आपको क्रीप देखने को मिलेगा। ये आपकी थ्योरी थी, ड्रैग थ्योरी। ठीक, तो क्लियर है ना ड्रैग थ्योरी। चलो यहाँ देखो, इफेक्ट लिखा है क्रीप का, क्या होगा, आपका स्लीपर मूव करने लगेंगे, गैप्स आ जाएगा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, आप देखो मेजरमेंट कैसे करोगे, तो हर 3 महीने में हमें क्रीप रेल का मेजरमेंट किया जाता है क्रीप का। क्रीप एंकर आर प्रोवाइड, हमें अवॉइड करने के लिए क्रीप एंकर आता है, वो सब प्रोवाइड करना होता है। ठीक, अगर मैक्सिमम परमिटेड क्रीप फॉर ब्रॉड ग्रेज ट्रैक, मेनली इंडिया में हमारा ब्रॉड ग्रेज ट्रैक ही यूज होता है, तो उसके लिए 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये मैक्सिमम परमिटेड क्रीप है। अब कौन कौन से फैक्टर है जिससे हम मतलब बचा सकते हैं, पहला तो अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक अच्छे से करो, फिर मोर क्रीप इन द डायरेक्शन ऑफ हाईवेस्ट टाइप, जहां आपका मतलब ज्यादा आपका ट्रैफिक रहेगा वहां हमें ज्यादा क्रीप देखने को मिलेगा। सी पॉइंट क्या है कि जहां पर टाइप ऑफ रेल्स, जैसे ओल्ड अगर रेल्स है तो वहां हमें क्रीप ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, 4th पॉइंट डिपेंड करता है कि ग्रेड ऑफ ट्रैक कैसा है, आपने किस प्रकार का ग्रेड, वहां जैसे मटेरियल हमने पढ़ा था ना, तो कैसा ग्रेड आपने यूज किया तो उस पर भी आपका क्रीप डिपेंड करता है। ठीक, तो यहां से हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। ठीक, आज भी देखो 20 मिनट लग गया है इसको खत्म कराने। चलो एक लेक्चर एक्स्ट्रा और हो जाएगा, और क्या। अब बढ़ते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाती है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। अब आप जब ये सुने होंगे टॉपिक तो इमेजिन किए होंगे एज अ जैसे हाईवे में आपने पढ़ा था ढेर सारा पॉइंट वैसा, लेकिन यहाँ आपके लिए बहुत फायदा हो गया। क्या, यहाँ पर हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये सब नहीं पढ़ना। क्यों, देखो आपने कभी देखा है कि रेलवे ट्रैक को ऐसे ओवरटेक करते हुए, जैसे आप लोग नई नई बाइक लेते हैं तो आप लोग ओवरटेक करते हैं, तो कभी रेलवे देखा एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए, ये सब नहीं होता इसमें। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये कभी नहीं होता, मतलब ये सारे रूल इसमें नहीं होते। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या था कि आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हैं तो उसे कितने टाइम में आप रोक रहे हैं बाइक को, वो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाता था। तो इसमें आपका सब सारी चीजें फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई अगर चीज आ गई तो वहां पर आप गाड़ी मतलब रेल को रोक दिए, ये सारा नहीं। आप देखते होंगे काफी जानवर को मर जाते हैं रेल के ट्रैक, ऐसा उन लोगों को नहीं, अगर यहाँ आप एक जानवर बचाने की कोशिश किए तो वहां रेल एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए नहीं रोका जाता। ठीक, तो ये सारे रीजन है, तो ये इसलिए है हम इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये टॉपिक इसमें नहीं आता। डायरेक्ट हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व और लेंथ ऑफ कर्व और कैसे हमें बढ़ना है, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक, मतलब ये जो आपके बड़े बड़े टॉपिक थे यहाँ से खत्म हो जाता है। बस जियोमेट्रिक डिजाइन में हमें कर्व की डिजाइन करना है, किस तरह होगा। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक की हॉरिजॉन्टल कर्व और वर्टिकल कर्व क्या होता है। सबको मालूम है कि जब आपका डायरेक्शन चेंज होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, तब वहां हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करता है, लेकिन जब ग्रेडियंट चेंज होता है तब वहां पर हम वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। हमने हाईवे में और अच्छे डिफिनेशन लिखा था, बस यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, सबको मालूम था। ठीक, अब ये जो कर्व होता है इसको हम डिजिग्नेट करते हैं 2 चीजों से, एक तो हम रेडियस से, सेकंड हम डिग्री ऑफ कर्व से, जैसे मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं। इन 2 चीजों से मैं कर्व को डिफाइन करता हूँ। कर्व को कहीं कहीं बोला जाता है शार्पनेस ऑफ कर्व, ये अगर बोल दे तो वही कर्व का डेजिग्नेशन बोल दो, या कर्व शार्पनेस ऑफ कर्व, दोनों एक ही टर्म होते हैं। ठीक, तो कर्व को किससे, एक तो हम रेडियस से दिखाते हैं, एक हम डिग्री ऑफ कर्व जिसे डी से कैपिटल डी से मैं डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये कैसे निकालोगे डिग्री ऑफ कर्व, इसको निकालने के लिए देखो आपने हाईवे या सर्वे में जरूर पढ़ा होगा,
30 मीटर आर्क डिफिनीशन, 20 मीटर आर्क डिफिनीशन, कितने लोग को याद है? ये सर्वे में आपने जरूर से जरूर पढ़ा होगा। तो 30 मीटर आर्क डिफिनीशन के अनुसार आपने थीटा इक्वल टू पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क हमारा कितना हो गया 30 मीटर और रेडियस आर हो गया। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई से हम मल्टीप्लाई करते थे, जिससे हमें ये डिग्री ऑफ कर्व मिल जाता था क्या, डी इक्वल टू 171 बाई आर। ठीक, सेम ऐसे 20 आर के लिए निकालते थे तो 114/6 बाई आर आ जाता है। ठीक, तो ऐसा आपने किस में पढ़ा होगा? सर्वे में। बस ये सर्वे के लिए याद कर। आपका रेलवे में दूसरा आ जाता है क्या, मतलब यही चीज है, बस इसमें आ जाता है 30.5 आर्क डिफिनीशन। ठीक, तो सेम ऐसे जैसे इसमें निकालते थे सर्वे में, वैसे यहां निकाल दो। तो यहां भी हम डिग्री कैसे निकाल सकते हैं? 30.5 बाई आर इंटू 180 बाई पाई। तो यहां से डिग्री ऑफ कर्व आपका निकल के आ जाएगा 1750 बाई आर। ये ध्यान रखना, हम अभी आगे यूज करेंगे कि हमारा डिग्री ऑफ कर्व रेलवे में कितना होता है 1750 बाई आर। ठीक, ये याद रखना, अभी हम आगे यूज करेंगे। ठीक, चलो यहाँ वही सारे चीजें लिखे कि रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व वही सारा चीज लिखा है कि वन चैन लेंथ ऑफ द सेंटर पे लिया जाता है, कर्व आर डेजिग्नेटेड बाय द रेडियस और द मीटर द एंगल ऑफ, मतलब वही सारी चीजें थ्योरी में लिख दी कि चौड़ जो लेंथ होती है वो कितना ली जाती है 30.5 मीटर। और यहाँ मैंने एक पॉइंट वैसे बता दिया, सब पढ़ लेना, वही लिखा है। अब देखो मैक्सिमम कितना कर्व प्रोवाइड करना है, या देखो रेडियस निकाल, अगर 1 डिग्री कर्व है तो वहां रेडियस 50 मीटर हो जाएगा। अगर 2 डिग्री कर्व है बस इसको डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा 875 मीटर। ऐसे हम रेडियस को निकाल लेते हैं। ठीक, सेम ऐसे अगर क्राइटेरिया दिया है हमारे इंडियन रेलवे में कि अगर आपका ब्रॉड गेज है तो मैक्सिमम आपको कितना डिग्री ऑफ कर्व देना है 10 डिग्री, और वहां पर रेडियस कैसे 17.5 मीटर, सॉरी 175 मीटर। अब ये कैसे निकल के आया? जैसे हमें मालूम है, देखो मैंने यहां से निकाला ना, डी इक्वल टू डिग्री इक्वल टू क्या लिखा 1750 बाई आर, यही लिखा था ना। तो मैं अगर मुझे डिग्री मान लो 10 डिग्री मालूम है, 10 डिग्री मालूम है, तो 1750 डिवाइडेड बाय आर, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो 1750 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा रेडियस आ गया 175 मीटर। ठीक, तो इस तरह आप ध्यान रखना, बस आप डिग्री ध्यान रख लेना, आप रेडियस खुद निकाल सकते हो। तो हमारे ब्रॉड गेज के लिए कितना डिग्री दिया है 10 डिग्री तक कर्व देना है, और रेडियस कितना आ जाएगा 175 मीटर। ऐसे मीटर गेज के लिए 16 डिग्री, जिसका आप निकालोगे तो आ जाएगा 109 मीटर। ऐसे नैरो गेज के लिए 40 डिग्री, अगर निकालोगे रेडियस तो 44 मीटर आ जाएगा। इस पे रख के निकाल लेना, आ जाएगा। बस आप डिग्री ध्यान रख लोगे, रेडियस मालूम चल जाएगा। तो तीनों गेज के लिए रेडियस और डिग्री ध्यान रखना कितने पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, चलो ये तो बात हो गई कर्व और रेडियस को कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक, अब अगला आता था जब आपका जब आपने हाईवे में पढ़ा था कि आपकी गाड़ी जब ऐसे हॉरिजॉन्टल कर्व पे आती थी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी लगता था ना। तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया था ना, सुपर एलिवेशन। ऐसे देखो हम क्या करते थे, एक एज से दूसरे एज को ऐसे राइज कर देते थे। ठीक, तो ये आपका सुपर एलिवेशन हो जाता था, किए थे ना। तो सेम ऐसे इसमें भी तो, रेलवे में भी तो कर्व आएगा, ऐसे आएगा ना कर्व, तो वहां क्या करोगे, वहां भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस केस में हम क्या करते हैं, देखो ये इमेज आपको क्लियर दिख रहा होगा, चलो जूम कर दे रहा हूं। यहाँ भी देखो हम क्या करते हैं, ये इनर एज है, ये आउटर एज मान लो। तो यहाँ पे इनर एज के कंपेयर में आउटर रेल को हम थोड़ा राइज कर देते हैं, देखो ऐसे। तो यहाँ से इसका सेंटर लोगे तो देखो ऐसे कुछ, यहाँ से इसको देखो पॉइंट, और ये इसका पॉइंट मिलाओगे तो यहाँ ई पॉइंट जो राइज हुआ यही आपका कहलाता है क्या, सुपर एलिवेशन ई। वहां भी ई से हम डिनोट किए थे, यहाँ भी कर रहे हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह हम राइज कर देते हैं। और यहाँ मान लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कन्वर्ट किया तो पी कॉस थीटा हो गया। मान लो इसका डब्ल्यू वेट है तो इसको भी रिजॉल्व किया तो डब्ल्यू कॉस थीटा, इधर डब्ल्यू साइन थीटा। अब इसी की सहायता से हम निकाल लेंगे क्या, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को कैंट भी बोला जाता है, CANT, कैंट। ठीक, तो यहाँ देखो डिफिनेशन वही लिखा है कि इट इज द एलिवेशन प्रोवाइडेड टू द। अब मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है सुपर एलिवेशन क्या है, कैंट क्या है, हाईवे में आप सब लोग पढ़े हैं। ठीक, चलो तो अब एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या, इट इज द एलिवेशन प्रोवाइडेड टू द आउटर रेल विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल। ठीक, तो वही ना बोला कि हम एक एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज टू आउटर रेल के रिस्पेक्ट में, एट दिस सर्कुलर कर्व। ठीक, सर्कुलर कर्व पे, टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। ठीक, किसको काउंटर अटैक, मतलब बचाने के लिए आपका किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट ना आए, तो इसीलिए हम करते हैं। ठीक, सबको क्लियर है।
चलो अब कैसे निकालोगे इसको, मतलब यहाँ पर क्या फॉर्मूला आता है। तो देखो अगर मैं यही जो आपने प्रोवाइड किया इसको मैं एक एंगल के रूप में बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा ना। यहाँ पर ई हमने ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया और ये इनर टू इनर डिस्टेंस क्या होता है, गेज डिस्टेंस जी होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू ले तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लंबटे आधार मतलब ई बाई जी आएगा ना। चलो तो यहाँ से इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, अब हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो मेरा जवान फिसल रहा है, मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ इसीलिए। देखो क्या ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो इस पे हमारा एक डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ये सेंटर, ये पी फोर्स को जब रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में पी कॉस थीटा। ऐसे डब्ल्यू वेट नीचे लग रहा है, इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ डब्ल्यू कॉस थीटा, इधर जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। अब हम एक्स डायरेक्शन में यहाँ समीशन ऑफ एक्स लिख दो, समीशन ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में हमने देखा तो डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू पी कॉस थीटा आएगा ना, क्लियर है ना। चलो तो यहाँ डब्ल्यू इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू साइन थीटा। डब्ल्यू को हमने इस टर्म में लिख दिया। अब यहाँ पी इक्वल टू मैंने पहले वहां हाईवे में भी पढ़ा है आपने, पी इक्वल टू क्या होता है एम बी स्क्वायर बाई आर। साइंटिफिकल फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, पी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। नहीं पढ़ा जाकर एक बार रिविजन कर लेना। ठीक, तो यहाँ पी इक्वल टू हमारा एम बी स्क्वायर इंटू आर होता है इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ एम से एम ये कट जाएगा तो इसको इधर भेजो, टेन साइन को यहीं रहने दो, इसको इधर भेजोगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और जी को इधर भेजोगे तो ये वी स्क्वायर बाई जी आर हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। ठीक, क्लियर है ना। चलो साइन बाई कॉस आपका tan होता है। ठीक, अब यहां में देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू इन दोनों को इक्वल करते हैं। देखो tan यहां भी tan यहां, दोनों को बराबर करेंगे तो ई बाई जी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर ये आएगा ना। चलो अब देखो यहां से जब इसको इधर भेज दोगे, ई को यहीं रोक दो, इसको इधर भेजोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल टू जी वी स्क्वायर बाई आर। हमने हाईवे में क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बाई जी आर, यहाँ बस यही जी टर्म आ जा रहा है क्या, जी वी स्क्वायर बाई स्मॉल जी आर। इसमें जी क्या है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 9.8 मीटर पर सेकंड लेके चलना है, आर हमारा रेडियस होता है और जी आपका गेज डिस्टेंस होता है। अब गेज अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सुपर एलिवेशन सेंटीमीटर में आएगा, अगर गेज आप एमएम में ले रहे हो तो आपका सुपर एलिवेशन एमएम में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो ऐसे ई आपका सुपर एलिवेशन हो गया, ये हमारा हो गया किसमें, जब मीटर पर सेकंड में ले रहे हो। लेकिन अब इसे किलोमीटर पर आवर में लेते थे, कन्वर्ट करते थे तो क्या आता था, जीवी स्क्वायर बाई 127 आर। ट्रांसपोर्टेशन में किया था ना, वैसे सेम इसको 0.0278 करके सॉल्व करोगे यही आएगा। ठीक, और यहाँ इसकी वैल्यू रख देना तो ये माना जाता है। तो किलोमीटर पर आवर के लिए ये फॉर्मूला आ गया और मीटर पर सेकंड के लिए ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, सबको क्लियर है। चलिए अब यहाँ हमारा इंडियन रेलवे क्या बोलता है कि जब आप जी की वैल्यू लेना, जब भी आप सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना, तो ध्यान रखना कि जब भी सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करोगे तो जी की वैल्यू हम हमेशा 1750 mm लेते हैं, जिसे बोला जाता है डायनेमिक गेज। अब यहाँ ई इक्वल टू मैंने लिख दिया, यहाँ देखो जी इक्वल टू हमेशा लेके चलोगे डायनेमिक गेज। ठीक, मतलब ये हमेशा इतना डिस्टेंस लेके चलते हैं। अब ये पूरा इंडियन रेलवे ने आपको दिया है तो बस ध्यान रखना है ऐसे कि आपके इंडियन रेलवे ने कहा है कि जब भी आप सुपर एलिवेशन मतलब कैलकुलेट करना तब हमेशा आप क्या 1750 mm डायनेमिक गेज लेके चलना। ठीक, चलो अब देखो, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम 3 टर्म सीखेंगे और तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ से कैंट निकालना सीख लिया, कैंट मतलब सुपर एलिवेशन निकालना सीख लिया ना। अब यहाँ से 3 चीजें आती, कैंट डिफिशियंसी, कैंट एक्सेस और निगेटिव कैंट। ये 3 टर्म हम होता है, ये 3 टर्म एग्जाम में आते हैं, ध्यान देना। ठीक, क्या क्या बोला मैंने, कैंट डिफिशियंसी, कैंट एक्सेस और निगेटिव कैंट। कैंट मतलब वही सुपर एलिवेशन आपका निगेटिव में हो जा रहा है, यहाँ शॉर्ट पड़ता है इसलिए मैं कैंट बोल रहा हूँ। ठीक, चलो तो पहला टर्म सीखते कैंट डिफिशियंसी। अब इसका क्या मतलब होता है, कैंट डिफिशियंसी का क्या मतलब होता है, मतलब जो आपने कैंट हमें एक्चुअल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट आपका ज्यादा हो गया तो वहां से हमें कैंट डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ऐसे नहीं समझ में आया, देखो हम क्या करते हैं, जब रेलवे ट्रैक को डिजाइन करते हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम स्पीड लेके चलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब हमने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर किया था ना, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल के बराबर किया था, मतलब mg साइन थीटा बराबर mb स्क्वायर आर इंटू कॉस थीटा, ये किया था ना। तो यहाँ जो ये स्पीड होती है हम एक इक्विलिब्रियम स्पीड लेकर डिजाइन करते हैं। मतलब जब अभी आप डिजाइन करेंगे
कोई भी रेलवे ट्रैक, तो हम एक इक्विलिब्रियम स्पीड लेके चलेंगे और वहां से जो हम मतलब इक्विलिब्रियम स्पीड के थ्रू हमारा जो काइंड निकलेगा, देखो काइंड किस पे डिपेंड कर रहा है आपका स्पीड पे ना। यहाँ जी और आर और ये स्मॉल जी आर और जी को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट लिए कि नहीं, इसको हमने फिक्स कर दिया, रेडियस फिक्स ही रहता है और जी तो फिक्स ही रहता है, तो स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है। तो स्पीड हम क्या लेके चलना है, यहाँ एक स्पीड मान लिए और इसी के आधार पे हम डिजाइन कर रहे हैं जिसे बोलते जाता है एक्चुअल काइंड। ठीक, क्लियर है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो हम यहाँ एक एक्चुअल काइंड हमने इक्विलिब्रियम स्पीड के थ्रू मान के डिजाइन कर किया, तो ये हमारा एक्चुअल काइंड निकल के आए। लेकिन अब आप क्या हुआ, अब आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मान लो आपको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना हुआ और आपने कंसीडर ही किया 80 किलोमीटर पर आवर, तो वहां से आपको ज्यादा की रिक्वायरमेंट हुई और प्रोवाइड कम कर दिया, तो वहां काइंड डिफिशियंसी आएगी कि नहीं। आपने यहाँ काइंड कैलकुलेट किया और यहाँ देखो घटाओगे तो काइंड रिक्वायरमेंट आपको यहाँ कुछ कमी आएगी कि नहीं। यहाँ देखो ज्यादा की जरूरत थी, आपने प्रोवाइड कम किया। देखो अब फॉर्मूला क्या होता है, काइंड डिफिशियंसी इक्वल टू काइंड जो रिक्वायर्ड था और आपने प्रोवाइड किया कम का, तो वहां आपको काइंड डिफिशियंसी देखने को मिलती है। और इसका अपोजिट काइंड एक्सेस होता है। ऐसा नहीं क्लियर हुआ, एक न्यूमेरिकल लाया हूं तब देखो, ये आपके न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। चलो देखो क्या लिखा है, ऑन अ 2 डिग्री कर्व, मतलब कर्व आपको दे दिया कि ना 2 डिग्री कर्व लेके चलना है फॉर अ ब्रॉड गेज ट्रैक। ट्रैक आपको कौन सा ब्रॉड गेज ट्रैक का टाइप लेके चलना है, और एक्चुअल काइंड जो प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर। मतलब ये एक्चुअल जो प्रोवाइड करा रहे हो एक्चुअल काइंड की स्पीड वो 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रहे हैं। तो कह रहा व्हाट इज द काइंड डिफिशियंसी, काइंड डिफिशियंसी क्या होगी फॉर अ ट्रेन विथ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर आवर। मतलब आपको जरूरत पड़ गई अब 120 किलोमीटर पर आवर की, तो वहां काइंड डिफिशियंसी कितनी आएगी, अगर आ रही तो वहां सेफ स्पीड कितना रखना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, काइंड डिफिशियंसी इक्वल टू जो आपको काइंड रिक्वायर्ड था, काइंड रिक्वायर्ड माइनस काइंड आपने जो एक्चुअल प्रोवाइड किया, ये फॉर्मूला लिखवाया ना पीछे, तो इस सहायता से निकाल सकते हैं। तो काइंड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जो काइंड रिक्वायर्ड है यहाँ फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया है यहाँ पर। काइंड कैसे निकालते हैं, जी वी स्क्वायर बाई 127 आर माइनस जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक, आर। ठीक, तो यहाँ रेडियस पहले निकाल लो। तो 2 डिग्री कर्व है, तो जब भी हम गेज को मतलब डिजाइन करते हैं तो किस रेडियस के, हमेशा गेज हम कितना लेके चलते हैं, जी की वैल्यू 11750 mm इतना लेके चलते हैं। ठीक, मतलब इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 150 mm, तो जी की वैल्यू तो यहां से आ गई। ठीक, अब बचा रेडियस, तो रेडियस इसी गेज से निकालना। देखो रेडियस हमने क्या पढ़ा था, रेडियस इक्वल टू जो आपका जैसे गेज दिया रहेगा ये 1750 दिया ना, तो इसी को जितना डिग्री कर्व दिया है तो 2 डिग्री से डिवाइड कर देना, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा। यहाँ हमें देखो जब भी सुपर एलिवेशन डिवाइड मतलब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 1750 mm आपका, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट है, ये 1750 mm हमेशा हम गेज लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ रेडियस निकालोगे 1750 mm डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 875 mm। ठीक, इतना रेडियस आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको सेंटीमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा 875 सेंटीमीटर। ठीक, ये रेडियस आ गया। अब सारी वैल्यू आपको मालूम है, निकाल लो काइंड डिफिशियंसी। जी की वैल्यू कितना है 175 सेंटीमीटर, और वी आपका जो रिक्वायर्ड स्पीड था वो कितना था 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, और ये 127 इंटू रेडियस कितना है 87.5 माइनस का 2, जी की वैल्यू गेज कितना है आपका, गेज आपका है 175 ठीक सेंटीमीटर इंटू एक्चुअल स्पीड आपका कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दो 127 इंटू रेडियस आपका कितना 87.5। ठीक, चलो सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, देखो 175 इंटू 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 87.5, और इसको माइनस कर दो 175 इंटू ये 80 का स्क्वायर है इंटू 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 87.5। ठीक, तो यहां से आपका जो ये आ गया काइंड डिफिशियंसी। यहाँ देखो ज्यादा आ रहा है, हमने एक गलती कर दी कि हम रेडियस को सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट करते, वो जैसा ही रहता है उसको ऐसे रखते हैं। ठीक, यहाँ ये इतना रहेगा, अब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा सही। ठीक, कितना आया था 175 इंटू 120 का स्क्वायर
इंटू 127 इंटू आपका 87.5 और ये माइनस में फिर 175 इंटू 80 का स्क्वायर और ये नीचे जाएगा 127 इंटू 875। ठीक, कितनी आई 12.59 अप्रॉक्सीमेट। आप 12.5 सेंटीमीटर रख देना। अब देखो मैंने बोला था ना जिस यूनिट में आप गेज को रखोगे वही आपकी कैन डिफिशिएंसी की यूनिट आएगी। ठीक, तो ये आपका हो गया कैन डिफिशिएंसी CD की वैल्यू। ठीक, यहाँ आपने कैन डिफिशिएंसी निकाल लिया, लेकिन देखो आपका IS कोड क्या बोलता है, यहाँ देखो मैंने ग्राफ भी बनाया है कि अगर आपकी स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो कैन डिफिशिएंसी ब्रॉड गेज के लिए 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिखा है ना, देखो गेज अगर ब्रॉड गेज टाइप है तो वहां 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे मीटर गेज हो चाहे नैरो गेज, सबके लिए अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड है तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमें पता है कि ब्रॉड गेज टाइप के लिए, अब ब्रॉड गेज लिखा है तो ब्रॉड गेज टाइप के लिए हमारा कैन डिफिशिएंसी 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमें क्या निकालना है कि सेफ स्पीड कितनी रखनी है। तो अब यही बस क्या करना है, आपको कैन डिफिशिएंसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख दो और निकाल दो कितना सेफ स्पीड, मतलब ये जो रिक्वायर्ड सेफ स्पीड है ये निकाल दो बस, मतलब सारी वैल्यू ऐसे रख दो इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू R की जगह पे इतना माइनस कर दो 175 इंटू 80 का स्क्वायर और 127 इंटू 875। यहाँ से स्पीड आपको निकल जाएगा, कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू, ये वैल्यू इधर कैलकुलेट करोगे 175। समझ में आ रहा है सबको? एक बार खुद से ट्राई करना सब लोग, इस पे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 10.07 और ये वाली वैल्यू भी अलाउ कर दूँ 175, वो ऐसे कर दूँ 175 और नीचे है 127 इंटू 875, तो ये पॉइंट पे आ जाएगा 1.5748 इंटू 10 टू पावर -3 इतना V स्क्वायर। ठीक, तो इसको इधर भेजोगे ये प्लस में हो जाएगा 20.07 इक्वल टू इतना, अब इसी से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, तो 20.07 डिवाइडेड बाई 1.5748 इंटू 10 टू पावर -3। ओहो गलती कर दिया कुछ, ये देखो ये आपका आ जाएगा 20.07 डिवाइड कर दो इसको 1.5748 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक, अब आपका सही आएगा, कितना आ गया 127, कितना आ गया ये V स्क्वायर बराबर 1274.47। तो V को इधर भेज दोगे अंडर रूट में, ये V सेफ आपका निकल के आ गया। सेफ स्पीड कितना रखना है, तो अंडर रूट में 1274.47 अप्रॉक्सीमेट कितना 112.89, मतलब अप्रॉक्सीमेट 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी सेफ स्पीड है यहाँ। ठीक, मतलब इससे ज्यादा चले तो वहां आपकी गाड़ी पलट जाएगी। ठीक, तो इतना कैन डिफिशिएंसी आपको रखना है। क्लियर है ना? ऐसे आपका कैन डिफिशिएंसी से क्वेश्चन आते, पूछ लेता है सेफ स्पीड बताओ कितना रखोगे। ठीक, सब लोग ट्राई करना एक बार, क्वेश्चन खुद से आपके क्वांटम में दिए गए हैं वहां से ट्राई करना। ठीक, क्वांटम में अगर नहीं आपके पास तो कमेंट करना, मैं भेज दूंगा आप सबके पास। चलिए अब देखते हैं, यही सारी चीजें लिखी हुई है कि दिस कैन डिफिशिएंसी, यहाँ बोला गया है कि मतलब कैन डिफिशिएंसी को कितना रखना है आपको। अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए इतना रखना है। अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, या अलग अलग कंडीशन के लिए देखो दिया गया है कि अगर स्पीड आपका 100 किलोमीटर पर आवर है तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज के लिए कितना रखना है सुपर एलिवेशन, और ऐसे अगर ज्यादा है तो 120 किलोमीटर पर आवर है तो वहां कितना सुपर एलिवेशन, 100 किलोमीटर पर आवर है तब कितना रखना है। ठीक, तो ये सारी कंडीशन दी गई है, एक बार पढ़ लेना, वही दिया है, एक टेबल है। ठीक, अब देखो वही डिफिनेशन लिखा है कि अगर आपका ब्रॉड गेज ट्रैक में G मतलब वही गेज और रेडियस कांस्टेंट हो तो स्पीड एट विच कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बराबर होता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम स्पीड, जो मैंने यहाँ बताया था वही बोला। अगर आपको डिफिनेशन पूछ ले तो ऐसे बोल लेना कि अगर G और R कांस्टेंट हो और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स स्पीड कहलाता है। ठीक, इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं डिफिनेशन अगर पूछ ले। अब वही कैन डिफिशिएंसी के लिए पूछा है, सेम वो सारी चीजें लिखी है देख लेना, या फॉर्मूला भी लिखा है। कैन डिफिशिएंसी को जो कैंट रिक्वायर्ड था और जो कैंट प्रोवाइड किया वो कम कर दिया।
मतलब कैंट जो प्रोवाइड किया वो कम था, कैंट रिक्वायर आपको ज्यादा थी, तो वो आपका कैंट डिफिशियंसी आ जाता है। अब इससे सेम अपोजिट आपका कैंट एक्सेस भी हो सकता है। कैंट एक्सेस मतलब आपको मान लो आपने डिजाइन किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन आप चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वह कैंट आपकी एक्सेस हो जाएगा कि नहीं। ठीक, मतलब देखो आपने प्रोवाइड कर दिया कितना ज्यादा और रिक्वायर आपको कम का ही था, तो वहां कैंट एक्सेस हो जाता है। इसके लिए देखो आईएस कोड ने बोला है कि आपका 7.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैंट एक्सेस। किसके लिए? ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए। और वही मीटर गेज रहे तो उसके लिए 6.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैंट एक्सेस। ठीक, कैंट एक्सेस इजी है ना, कोई टफ नहीं। चलो अब बढ़ते हैं निगेटिव कैंट। अब इसको ध्यान देना थोड़ा। अब यहाँ निगेटिव कैंट को आप पूरा इस फिगर से समझ सकते हैं। मैं फिगर को जूम कर रहा हूं, उसके बाद समझाता जाऊंगा। जो जो पॉइंट बोलूंगा वो ध्यान से सुनो। देखो ये मान लो रेलवे ट्रैक, मैंने पहले एक रेलवे ट्रैक जैसे मेन रेलवे ट्रैक है उससे हमारा कुछ दूरी पे जाकर ऐसे ब्रांच ट्रैक निकला, ऐसे मतलब कट गया। ठीक, तो जब आप मेन रेल ट्रैक बिछा रहे तो किसी कर्व पे जब ऐसे आएगा, जब कर्व पे ऐसे आता है तो आप वहां सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे, करते हैं ना। चलो करते हैं। तो वहां पर ये मान लो हमारा इनर रेल है, ये हमारा इनर रेल है, और ये मान लो हमारा आउटर रेल है। ठीक, जो जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ये हमारा इनर रेल है, ये हमारा आउटर रेल है। तो हम क्या करते हैं, जब कर्व पे जाता है तो इनर रेल को हम थोड़ा नीचे और आउटर रेल को ऐसे उठा देते हैं, करते हैं ना। तो जब यहाँ इनर रेल ऐसे थोड़ा नीचे था, आउटर रेल को ऐसे उठा के प्रोवाइड किया, तो ये तो चलता गया, मेन रेल था हमारा, कर दिए। अब ब्रांच रेल में देखो, ब्रांच रेल के केस में ये उल्टा हो जाता है। इसके केस में ये इनर रेल है, ये इनर रेल है और ये आउटर रेल है। तो इसके केस में इसको नीचे रखना पड़ेगा, इसको ऊपर, ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अब यहाँ देखो ये तो हमें ऊंचा रखना पड़ा था। ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ एक ट्रांजिशन करवाता है, धीरे धीरे करते हैं, ऐसे नहीं एक साथ प्रोवाइड कर देते हैं, ग्रेजुअली ऐसे प्रोवाइड करते जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर ये तो आपका आउटर रेल में, मेन रेल में, ये आउटर रेल में तो ऐसे ऊपर वाला पार्ट है, और ये इनर रेल कह रहा है ऐसे नीचे हो जाओ, तो ऐसा थोड़ी होगा। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन बढ़ती है तो इस केस में हम इसको भी, ये जो इनर रेल है ब्रांच ट्रैक का, इसको भी हम क्या करते हैं, ऊपर ही प्रोवाइड करते चले जाते हैं। मतलब आउटर रेल को यहाँ रेस कर रहे हो ना, तो रेज करते हुए हम यहाँ इनर रेल को भी यहाँ उठाना पड़ जाता है। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ हमें ऊंचा करते जाए, मेन रेल को ऐसे मतलब आपका हाइट पे रखे, तो यहाँ हमें नीचे की जरूरत पड़े तो नीचे कर दिए। ऐसा थोड़ी, मजाक थोड़ी चल रहा है, हम डिजाइनिंग कर रहे हैं ना। तो यहाँ जो चल रहा है हमारे, जैसे ये मेन रेल हमारा ऊंचा भाग चल रहा है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, उसी हाइट को उठाकर इसको भी प्रोवाइड करते हैं, इनर रेल को, दोनों ऐसे समान ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, क्लियर है ना। देखो डिफिनीशन में बताता हूँ एक बार, नहीं क्लियर होगा तो ये एक बार क्या करना, यूट्यूब से आप लोग अगर वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ ऐसे एनिमेशन के थ्रू समझाया होगा, वहां से और अच्छा। अभी मैं दिखाऊंगा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं मिलेगा मुझसे बोलना, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक, क्या अगर वीडियो दिखाऊंगा ना तो कॉपीराइट भेज देते हैं, इसलिए। चलो क्लियर है ना कि निगेटिव काइंड क्या होता है। आपका मेन रेल जा रहा था, उसका हमने इनर रेल नीचे प्रोवाइड किया, आउटर रेल ऊपर प्रोवाइड करना था। ऐसे ब्रांच रेल उसमें एक निकल गया, तो उसका इनर रेल आपका आउटर रेल दोनों एक साथ मिल रहे थे, तो इनर रेल यहाँ उठा हुआ पाया गया, और मतलब आउटर रेल उठा पाया गया, और इनर रेल को हमें नीचे करना था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी उसी के साथ प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हमें एक निगेटिव काइंड मिलता है, उसी को हम निगेटिव काइंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ 2-3 प्रकार से डिफिनेशन लिखी है कि अगर आपका पॉजिटिव काइंड इज प्रोवाइडेड फॉर द मेन रेल लाइन, देन दिस वैल्यू ऑफ काइंड विल बी निगेटिव फॉर द ब्रांच लाइन। तो यही वैल्यू आपकी निगेटिव कहलाएगी किसके लिए, ब्रांच लाइन के लिए। ठीक, तो यही निगेटिव काइंड कहलाता है, आपका निगेटिव सुपर एलिवेशन कहलाता है। क्लियर है ना कि आपका ब्रांच लाइन के लिए तो ये तो पॉजिटिव, अब ऊंचा प्रोवाइड कर रहे तो इसको पॉजिटिव बोल रहा है वही टर्म में, और इसको नीचे कर रहे तो ये निगेटिव। ठीक, तो इस तरह कह रहा है। आगे क्या, इफ द रेलवे ऑफ द आउटर रेल इज अबव, अब वही दूसरी तरह से बोला कि जो रेलवे ऑफ आउटर था वो अबव था लेवल ऑफ इनर रेल के, तो सुपर एलिवेशन इज नोन एज पॉजिटिव एलिवेशन। ठीक, तो उसे पॉजिटिव बोला गया। लेकिन अगर वही लेवल क्या है, इफ लेवल ऑफ आउटर रेल इज बिलो, तो वही हम निगेटिव सुपर एलिवेशन बोलते हैं। अब वही एक एक टर्म बता रहे हैं किसको निगेटिव किसको पॉजिटिव कह रहे हैं। ठीक, चलो क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार जाकर एनिमेशन देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की, ऐसे बता दूंगा तो आ जाएगा। अगर नहीं, जिसको डाउट आया होगा एक बार एनिमेशन देख लेना सब लोग। ठीक, अब देखो यहाँ हमारा इंडियन रेलवे क्या बोलता है
कि मैक्सिमम कैंट ग्रेडियंट हमें 1/72, अब वहां हमने हाईवे में पढ़ा था ना कितना, प्लेन के लिए 100 और 160, 1/50 हाईवे में पढ़ा था। ऐसे इसमें बोल रहा है कि कैंट ग्रेडियंट हमें 1/72 से लेकर मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम हमें 1/360 इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग इतना हमें कैंट प्रोवाइड करना है, ये रेंज दिया गया है। ऐसे हमारा उसमें भी था हाईवे में, ठीक, 3 वैल्यू 1/50, 1/60, 1/100, देख लेना जाके, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक। तो ये आपका यहाँ खत्म होता है क्या, आपका सुपर एलिवेशन। अब देखते हैं यहाँ से हमने मैक्सिमम स्पीड अगर निकालनी हुई, इसके लिए हमारा फॉर्मूला कई सारे हैं। जैसे वी मैक्स आपको निकालना हुआ तो इसके लिए आप क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक। तो इसके लिए 3-4 फॉर्मूले हैं। तो पहला एक तो हम पढ़ चुके हैं, किसके, कैलकुलेट विद सुपर एलिवेशन फॉर्मूला। हमने यहाँ भी क्वेश्चन में बताया ना, सुपर एलिवेशन फॉर्मूले की सहायता से कैसे निकालोगे, तो वो तो एक यहाँ फल लिया। अब 3 हमारे बच रहे हैं, रेलवे बोर्ड फॉर्मूला, ट्रांजिशन कर्व और मार्टिन फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूला और हैं। इन तीनों में से जो वैल्यू आपकी मिनिमम आएगी वही आपको स्पीड प्रोवाइड करना होगा, ठीक। चलो अब यहाँ हम स्पीड निकाल रहे हैं वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू हम इन 4 चीजों से निकाल सकते हैं। तो चलो पहला पढ़ते हैं मार्टिन फॉर्मूला। इसके लिए 2 कंडीशन ली जाती है कि सेफ स्पीड एज पर मार्टिन फॉर्मूला। पहला कंडीशन ले रहे फॉर लो स्पीड, अगर आपका 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसके लिए। तो अगर आपका ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड 4.4 √R-70, ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे मैक्सिमम स्पीड फॉर नैरो गेज के लिए 3.65 √R-6 फॉर नैरो गेज के लिए, ठीक। अगर वही ट्रांजिशन कर्व है तो 4/5 टाइम्स या 80% ऑफ इस ट्रांजिशन कर्व के जो स्पीड आएगा वही आपको नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए ले लेना है, ठीक। तो यहाँ हम स्पीड निकाल लेंगे किसके लिए, फॉर लो स्पीड के लिए और ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन कर्व जैसा कंडीशन दिया रहेगा उसके अनुसार, ठीक। अगर वही हाई स्पीड है तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। सिर्फ ब्रॉड गेज के लिए आपको देखना है, ठीक। नैरो गेज के लिए मीटर गेज, नैरो गेज के लिए यही बस आता है। यहाँ एक फॉर्मूला दिया हूँ, लगा लेना सब लोग, ठीक। तो इस तरह मार्टिन फॉर्मूले के आधार पे है, देखो क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ चॉर्ड ऑफ सर्कुलर कर्व इज यूज, ब्रॉड गेज का जो रेडियस है इतना दिया है और ब्रॉड गेज ट्रैक इज इतना मीटर है और उसका रेडियस 500 मीटर दिया गया है। तो बताओ व्हाट विद द सेफ स्पीड क्या होगा बाय यूजिंग मार्टिन फॉर्मूला। सब लोग कमेंट करना कितना आंसर आया है, नहीं आएगा तो बताना, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक। चलो तो क्लियर है ना कि मार्टिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, ये आपके IAS कोड द्वारा दिया गया है, ठीक। चलो अब सेकंड पढ़ते हैं रेलवे गेज फॉर्मूला। चलो तो इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला क्या है, रेलवे बोर्ड फॉर्मूला क्या है। पहला है अगर आपका ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया गया तो वहां पर ब्रॉड गेज के लिए ये फॉर्मूला है क्या, B = 0.27 √R ब्रैकेट में CA + CD। अब CA क्या है, एक्चुअल कैंट, CD क्या है, कैंट डिफिशियंसी, ठीक। और R तो आपको मालूम है रेडियस है, V आपका मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप ब्रॉड गेज के लिए निकालोगे। सेम ऐसे आपका मीटर गेज के लिए बस ये वाला वैल्यू चेंज हो गया, कितना 0.347 हो गया और अंडर रूट में जो वैल्यू थी R √ CA + CD यही रहेगा। नैरो गेज के लिए पूछ ले तो V = 3.65 √R-6, ये आपका हो गया जब ट्रांजिशन कर दिया। इस सब पे न्यूमेरिकल आता है तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक। कोई बड़ा फॉर्मूला, थोड़े छोटे छोटे हैं। अगर आपका नॉन ट्रांजिशन कर्व है तो उसका हम वहां हम स्पीड निकालते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सॉरी बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैंट द्वारा, इसकी सहायता से निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा है हेंस मैक्सिमम स्पीड भी कैन ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैन बी एनालाइज। तो ये आपका फॉर्मूला दिया है, अगर नॉर्मल स्पीड है तो इसकी ये रख लेना, अगर स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला रख लेना, ठीक। सिंपल फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला पढ़ बताऊं, देख लेना। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया ना कि कैसे आपको निकालना है स्पीड। अब एक बच रहा है ट्रांजिशन कर्व, इसकी सहायता से कैसे स्पीड निकालोगे। तो पूरा आप ट्रांजिशन कर्व पढ़ते हैं, वहां से देख लेना, ठीक। यहां तक क्लियर है सबको। चलो हम थोड़ा सा ट्रांजिशन कर्व पढ़ें, उसके बाद कल कर दूंगा। चलो यहां तक पढ़ा दूं, कहां तक, चलो देखते हैं। चलिए कल भी पढ़ाएं ट्रांजिशन कर्व, यहीं तक रहने दे, नहीं ज्यादा आज कॉन्सेप्ट मैंने काफी पढ़ा दिए, इसलिए एक बार रिवीजन करिएगा सब लोग। चलो तो कल पढ़ाऊंगा मैं कर्व से, ज्यादा नहीं है यहाँ ट्रांजिशन कर्व, बस यही इतना पढ़ाना था। चलिए तो कल उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं PDF से पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें काफी इमेजेस है, तो इसको मैं PDF से पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ कर्व से, जिसमें हम ट्रांजिशन कर्व सीखेंगे। ठीक, उसके बाद एक ये कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है कि आपका जो ये डिफ्लेक्शन एंगल और एक आपका होता है टेंजेंट एंगल, इन दोनों का रेशियो कैसे 1/3 होता है, ये पूछ लेता है। ठीक, तो ये हम कल सीखेंगे, अभी आज ही बताऊंगा तो काफी ज्यादा हो जाएगा आप लोग को। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।